चलिए, तो बजाज एसेट मैनेजमेंट ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है बजाज फिनसर्व बीएसई टॉप 10 बैंक्स ईटीएफ। क्या कुछ की फीचर्स हैं अभिषेक जी बताएंगे, उसके बाद हम इस पर अमित से चर्चा करेंगे। ईटीएफ लाया गया है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड की ओर से, जो कि करीब 5 साल पुराना ये म्यूचुअल फंड हाउस है। एयूएम की बात करें 32,000 करोड़ रुपए का ये एयूएम अभी करंट डेट में ये संभाल रहा है। जैसे कि दिव्या ने बताया, बजाज फिनसर्व बीएसई टॉप 10 बैंक्स ईटीएफ, यानी कि बीएसई में लिस्टेड टॉप 10 बैंक होंगे, उनको कंसंट्रेटेड ये ईटीएफ लाया गया है। यहाँ पर बेंचमार्क बीएसई टॉप 10 बैंक्स टीआरआई है। सब्सक्रिप्शन इसका 13 जुलाई यानी कि कल ये खुल गया है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये खुला है, 3 दिन के लिए ही कल खुला था। आज और कल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये से आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड कोई नहीं लगेगा। फंड मैनेजर जो इसके हैं वो है इलेश सावला, जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। और पीयर्स में बहुत ज़्यादा भी फंड नहीं है, जो हैं वो मोतीलाल ओसवाल के हैं। डीएसपी का बीएसई टॉप 10 बैंक्स है, और एक है आदित्य बिरला सन लाइफ का बीएसई टॉप 10 बैंक्स ईटीएफ, जो कि हाल में 1 साल में ही अभी लॉन्च हुए, तो फिर उनके अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं सर। लेकिन ये जो नया एनएफओ आया हुआ है यहाँ पर बीएसई टॉप 10 बैंक्स ईटीएफ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि टॉप 10 बैंक्स को कंसंट्रेट करते हुए लाया गया है। अमित सर। जी अभिषेक जी, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का मतलब ही यही है कि जो टॉप के 10 बैंक्स हैं उन्हीं का इंडेक्स है, या उन्हीं पे पैसा लगेगा इसमें। ठीक है सर। वैसे क्या मतलब इस तरीके की स्ट्रैटेजी के टॉप 10 बैंक्स को जो है फोकस में रखा गया है? अगर मैं देखूँ एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स टॉप 10 बैंक्स में शामिल हैं सर, क्या ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ फंड होगा? जी दिव्या जी, ये काफी अग्रेसिव होगा। एक नॉर्मल, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, ये सिर्फ 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो ये काफी अग्रेसिव रह सकता है, काफी सीजनल भी रह सकता है, और ये अग्रेसिव भी रह सकता है। इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर और उस बैंकिंग सेक्टर के 10 स्टॉक्स का एक्सपोजर रखा जाएगा। इस इंडेक्स की खासियत है कि इसमें जो टॉप के जो 3 हैं वही 63% उसका एक्सपोजर ले जाते हैं, और तो सेक्टर एक्सपोजर तो है ही है इसके अंदर। तो ये चैलेंज इसमें रहेगा। मतलब सर पूरे बैंकिंग सेक्टर का 63%? जी मतलब सर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो रिस्की मेरे ख्याल से फिर ये ज्यादा हो ही जाता है, ऑब्वियसली बात है अगर देखा जाए तो। जी बिल्कुल, मैं बोला आपको ये अग्रेसिव फंड है। अग्रेशन इसमें रहेगी, थोड़ा सा रिस्क ग्रेड में नॉर्मल फंड से थोड़ा और ज्यादा रहेगा ये। सर कौन से किस तरह के निवेशक आए इसमें, अगर इस फंड को ऑप्ट करना है तो? देखिए, इस तरह के फंड के अंदर सिर्फ वो निवेशक आई जो लोग समझते हैं कि इस तरह का रिस्क और इस तरह की कंसंट्रेटेड चीज को लेने के लिए, और इस तरह के फंड को आपके पोर्टफोलियो में सैटेलाइट फंड में बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप दे सकते हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जिन स्टॉक्स या जो 10 स्टॉक्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दूसरे पोर्टफोलियोज में भी आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे। तो इसलिए जो लोग सही टाइम पे उस पर्टिकुलर सेक्टर में एक एग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए, वो लें, या फिर बहुत लंबे पीरियड के ले लें। आप इसको नॉर्मल फंड के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। ठीक है सर। वैसे एग्जिट की स्ट्रैटेजी अगर मैं पूछूं खासकर की, क्या होनी चाहिए मतलब इस तरीके के फंड से? देखिए, जब कभी भी आप कोई सेक्टोरल एलोकेशन लेते हैं तो वो सेक्टर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका टाइमिंग गलत हुआ, वैसे बैंकिंग ओवरऑल एज अ सेक्टर कभी हमेशा नॉर्मल मार्केट से हमेशा अल्फा जनरेट करके देता रहा है, और यहाँ तो हम टॉप 10 बैंक की बात कर रहे हैं, तो आपको अल्फा तो आप मान के चल सकते हैं, आपको मिलने की काफी उम्मीद ज्यादा है। मगर एक जनरल बात करते हैं कि जब कभी भी आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सेक्टोरल एलोकेशन आपके लिए इट इज मोर लाइक रोटेशन की। अगर आपने गलत टाइम पे आपने एंटर कर लिया और गलत टाइम पे और ठीक टाइम पे आप नहीं निकले, तो आप फंस सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो सेक्टर को अच्छे से समझते हैं, उसकी एंट्री और एग्जिट के टाइम को समझते हैं, और एक कंट्रोल्ड परसेंटेज में पैसा डालते हैं। सर दूसरी तरफ बीएफएसआई भी हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के हैं, उसके अलावा बैंक इंडेक्स फंड भी हैं। क्या वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, या फिर इस तरह के फंड्स को, इस तरह के ईटीएफ को यहाँ पर ऑप्ट किया जा सकता है? देखिए, बेटर वाली वही वाली बात होगी दवाइयों वाली कि सबके लिए अपनी अपनी अलग जगह पे है। बेटर और बुरा कहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर जो लोग इसको समझते हैं वो इसको ज्यादा बेटर पसंद कर सकते हैं, मगर अगर एक आम निवेशक की बात करें तो उनको इससे थोड़ा दूर रहने में की सलाह रहेगी, नंबर 1। नंबर 2,
अगर आप बीएफएसआई फंड्स की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड बेस है, तो वो इसके मुकाबले में ज्यादा चीजों को कवर करता है। वो बैंक्स को भी कवर करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी करता है, डिपॉजिटरीज को भी करता है। तो बहुत बड़ी रेंज आ जाती है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां पे आपके पास एक्सपोजर काफी बेटर मिल जाता है आपको। ठीक है सर। वैसे एक लास्ट सवाल इस इन्फो पर मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि परफॉर्मेंस अगर इसकी हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, ऐसे फंड की जो परफॉर्मेंस होती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? देखिए, इनकी परफॉर्मेंस का इफेक्ट रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा है उस पर, बैंक्स के ऊपर, एनपीएस कितना कंट्रोल्ड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसका सेक्टर इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे आपने एंट्री करी है, किस वैल्यूएशन पे आप एग्जिट कर रहे हैं, आपका डिपॉजिट ग्रोथ कितना आ रहा है, लोन्स की हम बात एनपीए के अंदर कर ही चुके हैं। सर जाते जाते एक सवाल रहेगा, मान लीजिए कि कोई एक 30 साल का निवेशक है, यंग निवेशक है, अभी एंट्री करना चाह रहा है, और एक रिटायरमेंट के पास यहाँ पर निवेशक है जो कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर देखना चाह रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर, क्या उनका एलोकेशन जो है यहाँ पर उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का वो इक्वल बराबर होना चाहिए या फिर अलग अलग होना चाहिए? कैसे वो जज करें इसको, कि कैसे देखें वो? देखिए, जो यंग इन्वेस्टर है जिनका पास इन्वेस्टमेंट का होराइजन बहुत बड़ा है, कई बारी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो यंग इन्वेस्टर है तो उसके पास बहुत बड़ा टाइम होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बारी यंग इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ साल 2 साल के लिए किसी पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। बट अगर मान लीजिए यंग इन्वेस्टर है और काफी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप उनके लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना फायदेमंद रहेगा। और उसी के विपरीत अगर कोई मान लीजिए नियर टू रिटायरमेंट है, जिनका गोल आने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर ही, और रिस्क प्रोफाइल भी उनका थोड़ा कंट्रोल्ड है, तो वो स्मॉल कैप से दूरी बना सकते हैं। सर अगर किसी ने मल्टी कैप में या फ्लेक्सी कैप में जैसे निवेश कर रखा है, तो क्या उसको अलग से यहाँ पर स्मॉल कैप लेने की जरूरत है, या फिर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जो एक्सपोजर मिल रहा है स्मॉल कैप में वो सफिशिएंट है यहाँ पर? देखिए, मल्टी कैप और में फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है स्मॉल कैप को, बट मल्टी कैप में 25% का एक्सपोजर देना बिल्कुल कंपलसरी है। तो 25 से 30%, कभी कभी उससे भी ज्यादा का एक्सपोजर फंड मैनेजर देता है आपको स्मॉल कैप के अंदर। अब यहाँ पर आपके सवाल का आंसर सीधा सीधा ये बनेगा कि सबके लिए ब्लैंकेट एडवाइस देना गलत होगा। स्मॉल कैप फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इन फंड्स के अंदर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मल्टी कैप में खासकर आपको मिल जाएगा उसके अंदर, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपकी अवधि ज्यादा है, आपका रिस्क एपेटाइट है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक कंट्रोल्ड लेवल में स्मॉल कैप में एक्सपोजर जरूर लीजिए, बट सबके लिए नहीं है।